देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में बात करेंगे ईवीएम पर मचे संग्राम की। देखिए, महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। दो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार शपथ ले चुके हैं और मंत्रालय कैसे बांटे जाएंगे इसको लेकर मंथन जारी है। लेकिन विपक्ष की जो सुई है वो अभी ईवीएम पर अटकी हुई है। विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है कि जो जनादेश महाराष्ट्र में मिला है वो नेचुरल जनादेश है। कभी चुनावी प्रक्रिया पर, कभी चुनाव आयोग की भूमिका पर और कभी ईवीएम पर इसका ठीकरा लगातार फोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो शरद पवार जो इन चुनावों में अपने भतीजे के सामने पूरी तरीके से पस्त नजर आए, कुल 10 सीटें जीतने में कामयाब हो पाए, जबकि अजीत पवार अपनी पार्टी को 41 सीटें जिताने में कामयाब हो पाए। अब वही शरद पवार कह रहे हैं कि ये सरकार इतनी डरी हुई क्यों है। जब विदेशों में कई जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है तो अपने देश में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा है। दरअसल ये जो मामला है ये सोलापुर जिले की मालशिरास विधानसभा सीट में पड़ने वाले गांव मराकवाड़ी का जुड़ा हुआ है, जहां ग्रामीण ये चाहते हैं कि उनकी जगह का जो चुनाव है उसे दोबारा करवाया जाए और ये चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराया जाए। इसी गांव में जो गांव वाले हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसी प्रदर्शन में शरद पवार शामिल हो गए। शरद पवार ये कह रहे हैं कि भाई ग्रामीण अगर चाहते हैं तो सरकार उनकी क्यों नहीं सुन रही है, आम आदमी की सरकार क्यों नहीं सुन रही है। जितेंद्र आवाड उन्हीं के पार्टी के नेता जो अपने एग्रेशन के लिए, अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो जितेंद्र आवाड भी कह रहे हैं कि सरकार इतनी डरी हुई क्यों है। अगर ग्रामीण ये चाहते हैं, अगर उन्हें इस बात का अधिकार है कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल अपने तरीके से करवा पाए, तो इसमें सरकार उनका साथ क्यों नहीं दे रही है। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि मराकवाड़ी के बहाने एक बार फिर से ईवीएम को सेंटर में लाकर इस पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। अब इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। शरद पवार कुछ कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे गुट से कुछ कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी इस पर पलटवार किया जा रहा है। आपको सुनवाते हैं कुछ बड़े बयान, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, विपक्ष को ये जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। एक पॉजिटिव उनका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि हमारे 2.5 साल के महायुति सरकार ने इतना काम किया है, इतनी योजनाओं को लागू किया है, इतने प्रकल्प को आगे बढ़ाया है और इसीलिए उसका परिपाक ये है। ये मैंने पहले ही कहा था, मैं, देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम हर सभा में यही कहते थे कि हमने जो 2.5 साल में इतना ऐतिहासिक काम किया है कि इसकी स्वर्ण अक्षरों में उसका लिखा जाएगा, सुनहरे अक्षरों में। क्योंकि कहूँगा कि उनका जो अभी झारखंड में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी का चुनाव हुआ, कई लोगों का चुनाव हुआ, ये इधर का नांदेड़ बाई इलेक्शन का चुनाव हो गया, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये सब जब उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है, उनकी जीत होती है, उनके बाजू से निकाल होता है तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय अच्छे होते हैं, उनके बाजू से अगर फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा होता है। अगर सही फैसला सुनाने के बाद तुरंत वो एजेंसी, वो यंत्रणा गलत हो जाती है, गलत उसको साबित किया जाता है। ये पिछले कई सालों से शुरू है, इसको भी बंद करना चाहिए, रोना धोना। बीजेपी के दफ्तर से चलता है, उनकी आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि जनता की। जनता की मांग सिर्फ यही है कि वहां मॉक पोल किया जाए बैलेट पेपर से। मॉक पोल से कुछ बदलने वाला नहीं है, ना सरकार के जो नतीजे या ईवीएम ने दिया हुआ मैंडेट है वो बदलने वाला है, ना सीईसी ने दिया हुआ मैंडेट बदलने वाला है। लेकिन ये तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। ये देश सत्यमेव जयते पे चलता है, सत्तामेव जयते पे नहीं। सत्तामेव जयते पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं। माहौल बनाया जा रहा है, उसमें कुछ भी मेरे ख्याल से जो अभी मैंडेट मिला है उसको ढकने के लिए ये सब चालू है। जब ईवीएम प्रियंका गांधी मैडम की यहाँ अच्छी तरह से चलती है, वहाँ उनकी जीत होती है, तो उधर किसी का भी आक्षेप नहीं है। हरियाणा में भी किसी का भी आक्षेप नहीं है। नांदेड़ में जो चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें महाविकास आघाड़ी का एमपी चुन के आया, उधर आक्षेप नहीं है। लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आक्षेप है। मैं जहाँ से जीता हूँ, हमारे महायुति के सब लोग जहाँ से जीता है, उनके ऊपर आक्षेप है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। अभी अपना जो सक्सेस नहीं आया है वो ढकने के लिए ये महाविकास आघाड़ी का प्रयास शुरू है और ये मेरे ख्याल से माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ चल रहा है।
अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि जीतने पर विपक्ष को ईवीएम याद नहीं आता। आपको झारखंड में ईवीएम याद नहीं आता। जो जीते हुए विधायक हैं वो शपथ ले रहे हैं विपक्षी दलों के, तब ईवीएम याद नहीं आता। लेकिन जहां पर हार की समीक्षा करनी हो, जहां हार पर सवाल पूछना हो, वहां सबसे पहले विपक्ष को ईवीएम याद आता है और ईवीएम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और अब आंदोलन किए जा रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। इससे पहले कांग्रेस भी अपना ऐलान कर चुकी है सीडब्ल्यूसी की बैठक में कि ईवीएम का मुद्दा उठाया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो, इस पर भी मुद्दा उठाया जाएगा और इसके लिए देश भर में आंदोलन किए जाएंगे। शुरुआत हो गई है मरकरवाड़ी इस गांव से, जहां पर ग्रामीण चाह रहे हैं कि जो चुनाव है वो दोबारा हो और बैलेट पेपर से करवाए जाए। अब समीर जी, एक तरफ विधायक शपथ ले रहे हैं, यानी अपनी जीत को स्वीकार कर रहे हैं, यानी उसी ईवीएम पर भरोसा जता रहे हैं, और दूसरी तरफ शरद पवार, उनके पार्टी के तमाम नेता मरकरवाड़ी गांव में बैठे हुए हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड नजर नहीं आएगा क्या? देखिए, शरद पवार तो बहुत सीनियर लीडर है महाराष्ट्र के पूरे देश के बहुत सीनियर लीडर है। वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है और कई तमाम चुनाव उन्होंने लड़े हैं और पार्टी को चुनाव लड़वाए हैं, कांग्रेस को भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। शरद पवार कहते हैं कि अजित पवार को 58 लाख वोट मिले, उसे 41 सीटें मिली हैं और मुझे 72 लाख वोट मिले और मुझे खाली 10 सीटें मिली है। यह ईवीएम की गड़बड़ी के कारण हुआ है। लेकिन शरद पवार इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि अगर आप लोकसभा चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 1.5 करोड़ वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली है और कांग्रेस को तो सिर्फ 96 लाख वोट मिले और 13 सीटें मिल गई है। तो लोकसभा में भी तो ऐसा हुआ है ना। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये लगातार ईवीएम पर हमला कर रहे हैं, कांग्रेस का जिस तरीके से ईवीएम पे चल रहा था, शरद पवार को लग रहा है और विपक्ष को ये लग रहा है कि ईवीएम के कारण हो रहा है। नांदेड़ जैसी लोकसभा सीट, जहां सारी विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने, महायुति ने जीती, लोकसभा का उपचुनाव कांग्रेस जीत गई 1500 वोट से। और उस नांदेड़ के लिए तो जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने भाजपा मुख्यालय आए थे तो उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारी एक लोकसभा सीट बढ़ गई है। उन्होंने नांदेड़ सीट का जिक्र कर दिया था कि हम जीत गए, जबकि देर रात जब परिणाम आया तो 1400 वोट से नांदेड़ भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आरोप लगाना कि जब 1500 वोट से आप सीट जीत जाते हो तो आप मतदाताओं का धन्यवाद करते हो कि आपके संघर्ष के कारण हम जीत गए हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी अगर 4 लाख वोट से जीतती है तो आप जनता का धन्यवाद करते हो। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से जो विपक्ष का नैरेटिव है, अब जनता भी इस बात को समझती है। आप बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते हो, आप बार बार चुनाव आयोग जाते हो, आप चुनाव आयोग को पत्र लिखते हो, चुनाव आयोग आपको तुरंत बुलाता है, आपकी शंकाओं का समाधान करता है। बाहर आकर आप कह देते हो कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे आप जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में आप कहते हो कि हमें भरोसा नहीं है। प्रतिशत पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी एकाएक वोटर्स जोड़ दिएगा, इस पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी 1 घंटे में इतने सारे वोटर्स ने कैसे वोट कर दिया लास्ट के, इस पर सवाल उठाए जाते हैं। और इसका जवाब बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने दिया है एक्स के जरिए और कोट किए हैं सारे आंकड़े, बताया है उन सीटों पर कितना अंतर है जीत का, या किस पार्टी को कितने वोट मिले और उसका क्या जो परिणाम है वो महाराष्ट्र में रहा है। तो एक तो ये पैटर्न आपको ईवीएम वाला नजर आएगा। दूसरा, अभी देश में जो घमासान मचा हुआ है, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा है सदन को, लेकिन इसी सदन के अंदर अब कैसे विदेशी ताकतों का जिक्र हो रहा है ये आपको बता देती हूँ। मामला शुरू होता है जब निशिकांत दुबे बोलना शुरू करते हैं, बीजेपी के सांसद, और वो कुछ विदेशी एजेंसियों का जिक्र करते हुए सीधे सीधे कांग्रेस पर उनसे मिले होने का आरोप लगा देते हैं। वो ये कहते हैं कि सरकार को अस्थिर करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें जो साथ मिल रहा है वो राहुल गांधी का साथ मिल रहा है। सीधे तौर पर राहुल गांधी का नाम लेकर निशिकांत दुबे बोलते हैं और कांग्रेस पर बड़े आरोप लगा देते हैं। पेगासस का जिक्र करते हैं, हिंडनबर्ग का जिक्र करते हैं कि जब विदेश में यहां से रिपोर्ट रिलीज होती है तो तुरंत क्यों कांग्रेस के नेता एक्स पर उनका समर्थन कर देते हैं। क्या इसमें कोई मिलीभगत है? क्या वाकई में देश में स्थिरता पैदा करने की कोशिश की जाती है? लेकिन ये मामला इंटेंस तब हो जाता है जब संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, या मैं ये कहने में तनिक भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि राहुल गांधी गद्दार हैं। देशद्रोही राहुल गांधी को कह दिया जाता है। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि राहुल गांधी पर निशाना साधना इसलिए जरूरी है बीजेपी को क्योंकि अडानी के मुद्दे पर उन्हें जवाब देना नहीं है, अडानी के मुद्दे से उन्हें ध्यान भटकाना है, इसीलिए विदेशी ताकतों का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। एक त्रिकोण का जिक्र किया संबित पात्रा ने। उन्होंने कहा कि एक तरफ जॉर्ज सोरेस हैं और अमेरिका की कुछ एजेंसी हैं, एक तरफ OCCRP है जो कि न्यूज पोर्टल है, और उसका जो तीसरा छोर है
है वो राहुल गांधी से मिलता है। जिक्र उन्होंने किया कि OCCRP ने नेशनल हेराल्ड केस में जो कार्रवाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हुई थी उसे भी राजनीति से प्रेरित बताया था। तो इसके पीछे कौन है, क्या है, ये बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। सीधे सीधे तौर पर विजय जी ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे डेमोक्रेसी में विदेशी ताकतों की दखलंदाजी हो रही है और उसका सोर्स बन रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या पूरी की पूरी कांग्रेस। देखिए, अभी जिस तरह से अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे, दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर जिस तरह से विदेशी ताकतें डिस्टेबलाइज कर रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश का भी हमने जिक्र किया, सीरिया का जिक्र किया, तो भारत में भी ये खतरा बढ़ रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, उसमें उस तरह की जो आसान काम नहीं है कि कोई दूसरा देश जो है इसको डिस्टेबलाइज कर दे लोकतंत्र के दृष्टि से। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती हो, ये बहुत समय से चर्चा है जॉर्ज सोरोस को लेकर, सब मतलब उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते कि जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ किस तरह से काम करते हैं, एंटी इंडिया उनकी जो पूरी एक्सरसाइज है, फंडिंग है, वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पहले भी बहुत सारे मामले आए हैं जिस पर ये हुई है, OCCRP को लेकर भी बहुत सारी चर्चा हुई है। लेकिन मुद्दा दूसरा है, मुद्दा यह है कि सरकार किसकी है। सरकार संबित पात्रा की है ना, सरकार निशिकांत जी की है, तो आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ इस देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत मजबूत नेता है, मजबूत होम मिनिस्टर है, मजबूत सरकार है, तो आरोप लगाने की बजाय कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी को देशद्रोही कहना हो सकता है ठीक हो, नहीं हो, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन अगर कोई देशद्रोही है तो उस पर इस सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? प्राची जब कहेंगी तब होगा। सरकार को ये कार्रवाई करनी चाहिए। दो बड़े मुद्दे हो रहे हैं, अभी एक चर्चा नहीं हुई है। एक है कि उनकी जो नागरिकता है उसको लेकर भी बड़ी चर्चा हुई है कि उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, ब्रिटिश नागरिकता है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार आरोप लगता रहा। और ये OCCRP का, मैं OCCRP के आरोप पर और राहुल गांधी के कनेक्शन पर कुछ नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं यदि ऐसा है तो सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और संबित पात्रा भी MP हैं, प्रवक्ता ही नहीं है, तो संसद में सांसद हैं, पूरी से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। निशिकांत जी झारखंड से सांसद हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी के जहां गृह मंत्री हैं। हाँ। तो उनको ये चिट्ठी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने की बजाय होम मिनिस्टर को देनी चाहिए। देखिए ना, और मैं कह रहा हूँ तस्वीर ठीक है, मैं कह रहा हूँ होम मिनिस्टर साहब को दिखाएं ना तस्वीर, और होम मिनिस्टर साहब इस पर कार्रवाई करें। क्यों नहीं करती है भारत सरकार इस पर कार्रवाई? मेरा सवाल यह है। मैं इस पर यह नहीं कह रहा कि उनके आरोप सही हैं, गलत है। उनके आरोप सही हैं अगर, तो भारत सरकार किस चीज का, किस दिन का इंतजार कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई? विषय है यहाँ पर, ये कोई आसान बात थोड़ी, कोई छोटी बात थोड़ी। आरोप लगाकर थोड़ी ना निकल जाना है। अगर विदेशी ताकतों का दखलंदाजी है, अगर वाकई में कोशिश की जा रही है देश के लिए खतरनाक बात है ना, करने की, देश के लिए खतरे की बात, एजेंडे को पलने पोषने की, तो ये खुलासा तो सरकार को ही करना है ना, कार्रवाई सरकार को करनी है। देखिए, कई बार ऐसा होता है प्राची कि किसी को आप अरेस्ट करते हैं या कटघरे में खड़ा करते ले जाते हैं तो उससे पहले भी एक ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो 3 कृषक कानून कृषि से संबंधित थे, यदि उसकी ज़मीन तैयार की गई होती और देश को अवगत कराया गया होता तो उसके निष्कर्ष कुछ और होते। देखिए, सिटीजनशिप राइट का मामला मैं भी बात करता हूं कि कायदे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राहुल गांधी के प्रति इतना उदार बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जो हम नेशनल हेराल्ड मामला की बात करते हैं, यदि कोई आज सामान्य व्यक्ति होता तो आज जेल में होता, चक्की पीस रहा होता, उसकी संपत्ति कुर्क हो गई होती। लेकिन न्यायपालिका से लेकर के, ब्यूरोक्रेसी से लेकर के एक बहुत बड़ा कांग्रेसी इकोतंत्र भी काम करता है इस देश में, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। और वो इकोतंत्र जो है वो गांधी परिवार के लिए हमेशा जो है वो शिल्ड की तरह जिसे हम कहते हैं वो आकर के निकल करके आता है। अब जरा EVM से मामला से हम शुरू करते हैं। 42 बार कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आसपास और EC में ये मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने तो हाल ही में 2 सप्ताह पहले उनके पूरी तरीके से कहा कि जब आप जीतते हैं, ये कोई विपक्षी ने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप जीतते हैं तब आप नहीं कहते हैं, जब हारते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। EVM के मामला को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ एक छोटी सी टिप्पणी की जाती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, उसको बुला लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को कोई बहुत ज़्यादा लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लोग डरते हैं, क्योंकि यदि हम एक भी टिप्पणी कर देते हैं तो वो जाकर के हमको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह जेल के दरवाजे खोल देता है हमारे लिए। इसी के बारे में इतनी अनाप शनाप और गंदी भाषा का प्रयोग मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के राहुल गांधी से लेकर के पूरा उनका तंत्र कर रहा है, लेकिन कायदे से इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। दूसरी बात, अब आते हैं जॉर्ज सोरेस के मामला पे। जिस प्रकार से सुधांशु त्रिवेदी ने और ये आरोप लगाया है, कायदे से कांग्रेस पार्टी को इसका वाकई में जवाब देना चाहिए। आखिर राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव से पहले जाकर के अमेरिका गए थे तो वो किनसे संवाद स्थापित करते हैं? सत्यनारायण पित्रोदा के थ्रू किससे संवाद कर रहे थे कि भाई आप भारत की डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप करने के लिए किन ताकतों का आह्वान कर रहे थे? वही तो जॉर्ज सोरेन गिरोह होता था। और सफाई भी अगर सामने वाले को ही देनी है, नहीं, इतने गंभीर हैं, आरोप गंभीर हैं तो उनको सफाई ये देनी चाहिए। शब्दों का इस्तेमाल कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिंक पूरी तरीके से, जिनको आपको कटघरे में जेल तक ले जाए, उसके लिए सबूत, एक अलग प्रकार के सबूत की आवश्यकता हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी उसकी तलाश में हो। की बात की जा रही है, देश में जिस तरीके का इस वक्त माहौल बना हुआ है उसका एक एग्जाम्पल संभल में भी देखने को मिल रहा है।